हेलो एवरीवन बेटा, स्वागत है आप सबका आचार्य डिजिटल में। ठीक है, आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं बेटा 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दी नीट पॉइंट ऑफ व्यू। जो नीट होने वाली है 2026 एग्जाम, उसके लिए हम एक अच्छे टॉप 50 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए बेटा फ्रॉम द टॉपिक। और बच्चों चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चलिए बेटा, आप सबको भी मजा आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, और ये क्वेश्चन जो है वो पूरे के पूरे कंसेप्ट जो है उस टॉपिक के वो कवर करने वाले बेटा। ठीक है, ये वीडियो हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया है। बिल्कुल सर, और बच्चों के लिए अच्छे क्वेश्चंस भी लेके आए। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। ठीक है, तो पहला एक क्वेश्चन जो है वो है बेटा असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। देखो अभी जो रिसेंट ट्रेंड रहा है एग्जाम में, तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो असर्शन रीजन में बच्चे आमतौर पे फंसते हैं सर। ठीक है, तो उनके लिए अच्छे क्वेश्चंस हम यहाँ पे लेके आए। तो असर्शन पढ़ लेते हैं बेटा। असर्शन ये है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम सर, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल लीड टू इंस्पिरेशन। देखो बेटा, जब भी अपना ये जो लंग्स होते हैं, लंग्स के नीचे, चलिए मैं आपको एक डायग्राम के तहत बता देता हूं। जैसे मान लो बेटा ये ट्रैकिया है, ये ब्रोंकाई वगैरह, और यहाँ पे लंग्स होते हैं। ठीक है, तो लंग्स के नीचे यहाँ पे डायफ्राम होता है। अगर ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये नीचे चला जाएगा, तो मतलब फ्लैट हो जाएगा वो सर। बिल्कुल सर, फ्लैट हो जाएगा, और उससे क्या होगा बेटा कि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और जो रिब्स होते हैं, तो रिब्स के बीच में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं, वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो रिब्स को आउटवर्ड पुल करेंगे। बराबर सर। जैसे डायफ्राम नीचे चला जाता है और रिब्स बाहर चले जाते हैं, तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा। बराबर, बिल्कुल, और उससे इंस्पिरेशन होगा या इंस्पिरेशन होगा। तो असर्शन बिल्कुल सही है, और रीजन में ये दिया है कि देयर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चेंबर। बिल्कुल सर, जब ये कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वॉल्यूम थोरेसिक चैम्बर का बढ़ेगा ही। बिल्कुल बढ़ेगा, डिक्रीजिंग द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बिल्कुल असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बेटा। मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। ठीक, चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। गिवन बिलो आर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए बेटा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट यहां पे दिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड्स एट द टर्मिनल ब्रोंकियल। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। ब्रोंकियल पर ही एंड होता है कंडक्टिंग पार्ट, क्योंकि उसके बाद तो सर एक्सचेंज पार्ट शुरू होता है। बिल्कुल, तो कंडक्टिंग पार्ट बेटा टर्मिनल ब्रोंकियल तक ही सीमित होता है, उसके बाद में एक्सचेंज पार्ट स्टार्ट होता है। मतलब ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सर। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट पढ़ते बेटा। द एक्सचेंज पार्ट इंक्लूड प्राइमरी ब्रोंकियल। देखो बेटा, प्राइमरी ब्रोंकियल में कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता है, तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। ठीक, समझे बेटा। चलो नेक्स्ट पार्ट पढ़ते, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते। द कंडक्टिंग पार्ट का क्या काम होता है? ह्यूमिडिफाइड्स एंड ब्रिंग एयर टू नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। बिल्कुल सही सर, ये तो सही है एकदम। देखो बेटा, जो कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, वो जो एटमॉस्फेरिक एयर हम इनहेल करते हैं उसको बॉडी टेम्परेचर के साथ मैचअप करता है, उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से इक्वल करता है। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। ठीक, और फोर्थ स्टेटमेंट ये है कि कार्टिलेजनस रिंग, ये जो सी शेप्ड रिंग होते बेटा, आर प्रेजेंट इन ओनली ब्रोंक्यूल्स। नहीं सर, वो ट्रकिया और ब्रोंक्यूल्स दोनों में भी प्रेजेंट रहते हैं। यह स्टेटमेंट गलत है सर। सिर्फ ब्रोंक्यूल में नहीं होते बेटा। ठीक है, ट्रैकिया से लेके ब्रोंक्यूल तक, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंक्यूल तक ये सी शेप्ड रिंग प्रेजेंट होते हैं बेटा। ठीक है, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक, इनिशियल ब्रोंक्यूल तक होता है बेटा, ये ध्यान में रखना। तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या आना चाहिए? फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट ये करेक्ट है। समझ में आ रहा है? तो करेक्ट स्टेटमेंट ही फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है सर। बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन अपना आंसर आएगा। ठीक है, कुछ इसी तरीके के बेटा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको भी प्रैक्टिस करने हैं। बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट है बेटा मिसमैच पेयर, आपको फाइंड आउट करना है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज मिसमैच पेयर। ठीक है, पहला स्टेटमेंट पढ़ते बेटा, पहली पेयर पढ़ते। इसमें दिया है कि कार्बोनिक अनहाइड्रेज जो एंजाइम होता है, इट इज प्रेजेंट इन आरबीसी, जो कि बिल्कुल सही है सर। हायर कॉन्सेंट्रेशन में आरबीसी में रहता है और प्लाज्मा में भी प्रेजेंट रहता है, पर लोअर कॉन्सेंट्रेशन में रहता है। बिल्कुल बच्चों, ये बात ध्यान में रखना कि जो अपनी ब्लड वेसल होती है बेटा,
इस ब्लड वेसल के अंदर आपको पता है कि आरबीसी होती है बेटा, रेड ब्लड सेल। तो आरबीसी के अंदर कार्बोनिक अनहाइड्रेज ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होता है और प्लाज्मा में भी होता है, लेकिन कम या माइन्यूट कॉन्सेंट्रेशन में होता है, ये बात ध्यान में रखना। तो फर्स्ट जो अपनी पेयर है कि कार्बोनिक अनहाइड्रेज आरबीसी में प्रेजेंट होता है और कार्बोनिक एसिड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पढ़ते बेटा एल्वुलाई। एल्वुलाई जो होती है बेटा, एल्वुलाई थीन स्क्वैमस एपिथेलियम एंड इट इज द प्राइमरी साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज। बिल्कुल सर, ये एकदम थीन है, इसलिए वो डिफ्यूजन बाउंड्री तैयार कर रही है और यही प्राइमरी साइट है गैसेस एक्सचेंज का। एल्वुलाई के सिवा एल्वुलाई डक्ट जो है वो भी आपने यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज करने में मदद करता है सर। तो सेकंड जो अपनी पेयर है वो भी करेक्ट है, हमें मिसमैच पेयर फाइंड आउट करनी थी बेटा, ठीक है। चलो हीमोग्लोबिन कैरीज, हीमोग्लोबिन के बारे में दिया है बेटा, कैरीज 70% ऑफ CO2 एज अ कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। बच्चों बेटा जल्दी बताओ, ठीक है, कमेंट करके आपको बताना है कि क्या ये सही है। तो बिल्कुल बेटा ये गलत स्टेटमेंट है कि हीमोग्लोबिन 70% ऑफ CO2 एज अ कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में कैरी नहीं करता है बेटा, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में करेगा। 25% ही वो कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में कैरी करता है। बिल्कुल बेटा, तो ये इनकरेक्ट है, लेकिन हमें इनकरेक्ट ही फाइंड आउट करने के लिए बोला था। तो आंसर क्या आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 3 आंसर आएगा, ये बात ध्यान में रखना। चलो फोर्थ पढ़ लेते हैं, डायफ्राम। कॉन्ट्रैक्शन फ्लैटन्स इट इंक्रीजिंग द थोरेसिक वॉल्यूम ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ये बिल्कुल सही है, हमने अभी देखा था बेटा। ये गलत है, मतलब ये गलत हमें निकालना था, तो ये गलत है, मतलब बाकी के तीनों भी स्टेटमेंट एकदम सही है। तो आंसर क्या आना चाहिए बेटा, व्हाट शुड बी आवर आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 शुड बी आवर आंसर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, फिर से एक बार असर्शन रीजन क्वेश्चन है बेटा, पढ़ लेते हैं इसे, ठीक। चलिए बेटा देखो, असर्शन ये दिया है कि डिफ्यूजन ऑफ CO2, ध्यान में रखना बेटा, डिफ्यूजन ऑफ CO2 फ्रॉम ब्लड टू एल्वुलाई। देखो बेटा ये लंग्स की कहानी यहाँ पे अपने सामने देखो। लंग्स के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो बेटा ये लंग्स है और यहाँ पे मान लो एल्वुलाई, ठीक है। एक रफ डायग्राम आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ किया है बेटा, और एल्वुलाई के सराउंडिंग में मान लो ब्लड वेसल है, ठीक है, बराबर। तो ब्लड वेसल से, मान लो ये ब्लड वेसल है, यहां से CO2 एल्वुलाई के अंदर जाएगा और वाया एल्वुलाई इट विल बी एक्सपायर्ड आउट। समझ में आ रहा है। तो डिफ्यूजन ऑफ CO2 फ्रॉम ब्लड टू एल्वुलाई ऑकर रैपिडली डिस्पाइट अ लो पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट। देखो बेटा यहाँ पे लो पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट का क्या मतलब है, देखो एकदम सिंपल बात है बेटा। लो पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट का क्या मतलब है, देखो एल्वुलाई के अंदर CO2 का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है बेटा, CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है 40 mmHg, इतना होता है। और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है 45, मतलब यहाँ पे कोई अच्छा खासा पार्शियल प्रेशर डिफरेंस नहीं है, बहुत ही कम डिफरेंस है, सिर्फ 5 का ही डिफरेंस है सर। बिल्कुल। फिर भी CO2 जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड से एल्वुलाई के अंदर ज्यादा जाता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। सर मुझे पता है कि यहाँ पे सोल्युबिलिटी है, रीजन है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो डिफ्यूजन ऑफ CO2 फ्रॉम ब्लड टू एल्वुलाई ऑकर रैपिडली डिस्पाइट अ लो पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है, आप भी ये नोट कर लेना, ठीक। और रीजन क्या दिया है कि solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that of O2 in the diffusion membrane, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सर। NCERT में इसके बारे में एकदम सही ऐसे एक ही लाइन में एक्सप्लेन किया है, और ऐसी लाइन असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। बच्चों इसको नोट करना है, ठीक। और असर्शन भी सही है अपना, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है बेटा, ठीक है। तो उस हिसाब से आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर 1। बराबर सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व विल शिफ्ट टू राइट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। देखो बेटा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है, सिग्मॉइड टाइप ऑफ कर्व आता है नॉर्मली, ठीक। लेकिन जब ये राइट को शिफ्ट करेगा, इट विल शिफ्ट टू राइट, कब राइट को शिफ्ट करेगा और कब ये लेफ्ट को शिफ्ट करेगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो राइट को शिफ्ट कब करता है, दैट इज द थिंग, राइट को कब शिफ्ट करेगा ये पूछा है बेटा। तो इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इसमें तो नहीं करेगा सर। बराबर, उसमें सर जब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज्यादा होगा तो लेफ्ट साइड को करेगा और कम होगा तो राइट साइड को करेगा। बिल्कुल, ये नॉर्मल कर्व है बेटा, मान के चलो। और जब ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर बढ़ती है तो कर्व लेफ्ट साइड को शिफ्ट होगा, ये बात ध्यान में रखना। दूसरा ऑप्शन ये है कि डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यदि कम होता है सर, तो यहाँ पे
ऑक्सीजन जो है उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, तो हमारा कर्व जो है लेफ्ट उस साइड हिसाब से एग्जैक्टली तो कर्व लेफ्ट में शिफ्ट होना चाहिए, राइट में शिफ्ट नहीं होगा। चलो तीसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, डिक्रीज इन H+ कॉन्सेंट्रेशन। यदि H+ कॉन्सेंट्रेशन हमें डिक्रीज होता है सर, तो भी ये कर्व लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल, तो इंक्रीज इन H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। हाँ, ये सही आंसर है सर। जब इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन होगा, एसिडिटी होगी, मतलब pH कम होगा, तो हमारा जो कर्व है राइट साइड को शिफ्ट होगा। वेरी गुड। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? हमारा आंसर रहेगा चौथा, ऑप्शन नंबर 4। बेटा आपको ध्यान में रखना है कि कर्व लेफ्ट में कब शिफ्ट होगा। देखो लेफ्ट में शिफ्ट होगा का मतलब ये होता है कि हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है बेटा ये बढ़ेगी। ध्यान में रखना, जब भी कर्व लेफ्ट साइड को शिफ्ट होगा, नॉर्मल कर्व से लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की एफिनिटी बढ़ेगी। कब बढ़ेगी बेटा? जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होगा और H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन भी कम होगा। कम इसके होगा। सिवा सर टेम्परेचर कम होगा तो भी यहाँ पे कर्व जो है हमारा लेफ्ट साइड को जाएगा। बिल्कुल। इसके अलावा यदि हम इधर देखते हैं सर, राइट साइड में कब शिफ्ट होगा, तो इसके ठीक अपोजिट कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है कि ऑक्सीजन के लेवल कम होगी, राइट साइड को शिफ्ट होगा, CO2 के लेवल ज्यादा होगी, राइट साइड को शिफ्ट होगा, H+ आयन ज्यादा होगा तो भी राइट साइड में शिफ्ट होगा, और टेम्परेचर भी ज्यादा होगा तो भी राइट साइड में कर्व शिफ्ट होगा बेटा। सर इसमें और एक कंपाउंड मैं ऐड करना चाहता हूँ, 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट नाम का जो कंपाउंड है, उसका भी कॉन्सेंट्रेशन यदि कम होता है तो कर्व लेफ्ट साइड को शिफ्ट होता है, और उसका कॉन्सेंट्रेशन हायर होता है तो कर्व जो है राइट साइड को शिफ्ट होता है। बिल्कुल बच्चों, ये भी नोट करना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा। ठीक, चलिए देखो जो एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी के अंदर बकायदा एक पूरी डायग्राम दी है और ये लेबलिंग आपको पता होनी चाहिए। देखो ये क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is the correct sequence of the part of human respiratory system from entrance of air। मतलब जैसे हवा अंदर चली जाती है तो कौन सी करेक्ट ऑर्डर या कौन सी करेक्ट सीक्वेंस होगी बेटा? सर ये तो आंसर गलत है, क्योंकि लास्ट का पार्ट जो है वो तो एल्वुलाई होना चाहिए। बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर 3 तो वैसे ही कट हो गया बेटा। ठीक, तो कौन सा पार्ट हो सकता है बेटा? सबसे पहले तो सर फेरिंग्स रहता है। चलो फेरिंग्स के अंदर आएगी तो उस हिसाब से तो आंसर तो सेकंड ही आएगा सर। एकदम इजी क्वेश्चन है सर ये तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले बेटा अपनी जो एयर है जब भी हम इनहेल करेंगे तो फेरिंग्स के अंदर जाएंगी, उससे लैरिंग्स के अंदर जाएगी, फिर ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और आखिर में पहुंच जाएगी एल्वुलाई के अंदर। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए तो उस हिसाब से आंसर है बेटा अपना सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ब्लड। देखो ब्लड के अंदर जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन और CO2 का, वो पढ़ लेते हैं। देखो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है बेटा ये दिया है कि अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी एज अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो बिल्कुल सही है सर। मतलब ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में 97% ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है एल्वुलाई से टिश्यू तक। ये बात ध्यान में रखना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। चलो सेकंड स्टेटमेंट ये है कि नियरली 70% ऑफ CO2 इट इज कैरिड एज बाइकार्बोनेट आयंस इन द प्लाज्मा। ये भी है सर, ये भी सही स्टेटमेंट है। बिल्कुल सही है। 20 to 25% ऑफ CO2 इट इज ट्रांसपोर्टेड इन अ डिसॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा। नहीं सर, ये तो यहाँ पे CO2 दिया है, तो वो CO2 जो है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में, सॉरी कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में जाता है। कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में। बिल्कुल, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जाएगा, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है बेटा, ये भी सही है, ये गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट है द एंजाइम कार्बोनिक अनहाइड्रेज इज प्रेजेंट इन हायर कॉन्सेंट्रेशन इन आरबीसी, जो कि बिल्कुल सही है। तो मतलब सेकंड ऑप्शन अपना एकदम सही है सर। सेकंड ऑप्शन विल बी द आंसर। बिल्कुल सर, सेकंड ऑप्शन आंसर आएगा। ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको नोट करनी है पूरे की पूरे स्टेटमेंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंडक्टिंग जोन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन सा पार्ट नहीं है? ट्रैकिया है, ब्रोंका है, एल्वुलाई नहीं है बेटा, और एल्वुलाई डक्ट भी नहीं है। और एल्वुलाई डक्ट भी बेटा ये कंडक्टिंग जोन के पार्ट नहीं है, ये एक्सचेंज जोन के पार्ट है बेटा। ये ध्यान में रखना। ठीक, तो उस हिसाब से आंसर आएगा बेटा थर्ड। चलिए एम्फेसिमा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए पढ़ते हैं।
इन एम्फेसिमा विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज अफेक्टेड। देखो बेटा, आपको सबको जो भी ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो भी चैप्टर्स है उसके अंदर जो भी डिसीजेस है वो आपको ध्यान में रखना है, उसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो एक ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने कि क्वेश्चन ये है कि इन एम्फेसिमा विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज अफेक्टेड। तो देखो बेटा, एम्फेसिमा ये जो डिसीज है वो स्मोकिंग की वजह से होता है और उसमें एल्वोलाई के वॉल जो होते हैं वो डैमेज होते हैं। तो सीधा सीधा आंसर आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। सर ये जो इंक्रीज सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन जो है, हाँ। सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन जो है बाइल सिक्रेट होने के कारण बढ़ता है, तो ये तो आंसर है ही नहीं। बिल्कुल। उसके सिवा एक्सेस म्यूकस सिक्रीशन ये भी ऑप्शन नहीं है, और ओवर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी ये भी ऑप्शन नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा सेकंड ऑप्शन रहेगा, बिल्कुल। चलिए, ये क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है बेटा, ठीक। ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ अपनी जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो डायग्राम है, बिल्कुल सर, उसके अंदर कुछ पार्ट्स को लेबल किया है और उनके फंक्शंस बताए गए बेटा, ठीक है। तो आपको सही कौन सी लेबलिंग है और कौन सा उसका फंक्शन सही है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए बेटा, यहाँ पे ये तो सर ट्रकिया है, ये चलो ये तो ट्रैकिया है बेटा, ठीक है। ये ट्रैकिया लॉन्ग, चलो वन बाय वन पढ़ लेते हैं बेटा। डी लेबलिंग की है बेटा डायफ्राम की, डी जो लेबलिंग है वो है बेटा डायफ्राम की, फाइन। तो यहाँ पे दिया है कि डी इट इज लोअर इंड ऑफ द लंग्स। बेटा लंग्स का इंड नहीं होता है, वो तो डायफ्राम एक अलग मसल होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से पहला आंसर नहीं आएगा। ए, यहाँ पे ए तो ट्रैकिया लेबल्ड है, वेरी गुड। ए ट्रैकिया लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेजनस रिंग नहीं होता नहीं सर, यहाँ पे इनकम्प्लीट रिंग रहती है, मतलब ये भी गलत है। चलो सेकंड ऑप्शन भी बेटा गलत हो गया। सी, चलो सी या थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते बेटा। थर्ड स्टेटमेंट ये है कि बी, बी जो अपना लेबलिंग है बेटा, ठीक है, ये प्लूरल मेम्ब्रेन का ही लेबलिंग है, ठीक है। तो बी प्लूरल मेम्ब्रेन बिल्कुल सही है। सराउंड रिब्स ऑन बोथ साइड। देखो बेटा, जो प्लूरल मेम्ब्रेन होता है वो लंग की कवरिंग होती है, ना कि रिब्स की। तो ये भी गलत स्टेटमेंट है, तो रहा आंसर फोर्थ। चलो फोर्थ एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट जो है कि सी, यहाँ पे सी एल्वोलाई को लेबल किया है और थिन वॉल्ड वैस्कुलर बैग स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एकदम सही है सर, ये जो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 शुड बी द आंसर, राइट। चलो कुछ इस तरीके के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएंगे तो बिल्कुल घबराना नहीं बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना है बेटा। फर्स्ट स्टेटमेंट है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन डीऑक्सीनेटेड ब्लड इट इज 40 mmHg, सही स्टेटमेंट है बेटा, बराबर। सेकंड स्टेटमेंट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन डीऑक्सीनेटेड, सॉरी इन ऑक्सीनेटेड ब्लड इट इज 95 mmHg, ये भी सही है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वोलायर एयर इट इज 104 mmHg, ये भी बराबर है सर, सही है। तो उस हिसाब से आंसर तो 4 नंबर का आना चाहिए, पढ़ लेते हैं। द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एल्वोलायर एयर इट इज 40 mmHg, वो तो 40 mmHg रहता है। बच्चा पार्टी यहाँ पे गलत नहीं करना है, वहां पे 40 mmHg होता है, ठीक है। कुछ माइन्यूट चेंजेस हो गए बेटा एग्जाम में, वो आपको ध्यान में रखना है, स्टेटमेंट को बिल्कुल बारीकियों से पढ़ना है। तो ये आंसर अपना आएगा, भले ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, मैच द पेयर के क्वेश्चंस आपको अगर एक भी पेयर पता होगी तो आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। चलिए, अस्थमा का क्या आएगा? एलर्जी है सर, वो तो बिल्कुल एलर्जी, तो मतलब ए का आंसर आएगा थर्ड। बी एम्फेसिमा, अभी डिस्कस किया हमने, डैमेज होती है डैमेज एल्वुलर वॉल, इसका मतलब बी का आएगा फर्स्ट। और निमोनिया के अंदर क्या होता है? एक्युमुलेशन ऑफ एक ही बच गया ना सर, वही आएगा बिल्कुल। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है बेटा? ए का थर्ड, पी, यहाँ पे पी दिया है सर, पी क्यू हुआ। चलिए कोई पी का थर्ड, पी क्यू का एंड फर्स्ट और आर का सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सर सेकंड सही है, बिल्कुल। आंसर नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा। चलिए नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट ऑकर ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन। चलो, जब भी हम एयर को इंस्पायर करते हैं, इनहेल करते हैं, तो उस समय पे कौन से इवेंट होते हैं यहाँ पे पूछा गया बेटा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होगा, बिल्कुल होगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल भी होता है, बिल्कुल। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस, तो पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? पल्मोनरी जो वॉल्यूम होता है बेटा, पल्मोनरी अपनी जो कैविटी होती है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, ना कि डिक्रीज होगा, ठीक है। चलिए तो चेंज हो गया सर, ओके कोई नहीं। ओके ओके, ये चलिए
तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होगा, देन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल भी होगा बेटा। बराबर है। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस, तो पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज तो होगा, इंक्रीज होता है सर। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और फोर्थ इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर तो डिक्रीज होता है सर। तो यहाँ पे इंक्रीज दिया है, इसका मतलब ये गलत स्टेटमेंट है। तो 1 and 2 सॉरी ए एंड बी स्टेटमेंट आर करेक्ट। उस हिसाब से आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है बेटा, आपको करेक्ट फाइंड आउट करना था। ठीक, चलिए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। चलिए बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में फिर से एक बार क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं। यहां पे जो फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक, ये दिया है कि लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एल्वुलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लो पार्शियल ऑफ CO2 इन एल्वुलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। लो पार्शियल प्रेशर रहेगा सर, तो बिल्कुल यहाँ पे ऑक्सीजन को फेवर ही कर रहा है वो हीमोग्लोबिन को अटैच होने के लिए। तो इस हिसाब से बच्चों ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। सही है, आपने को रॉन्ग स्टेटमेंट निकालनी है सर। बिल्कुल, तो रॉन्ग स्टेटमेंट को एक बार मार्क करके रखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, ये अपना आंसर नहीं होगा। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इट इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी में लाइन इस तरह की लाइन ही है सर। द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज अ प्राइमरीली रिलेटेड विथ अ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। यहाँ पे मेनली की जगह प्राइमरीली लिखा हुआ है। बिल्कुल, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। सही है, बिल्कुल सर। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं बेटा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विथ O2 बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 तो अफेक्ट करता ही है सर। बिल्कुल, तो उस हिसाब से थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, मतलब एक ही स्टेटमेंट बाकी है सर। चलो पढ़ लेते हैं उसे भी। हायर H+ कॉन्सेंट्रेशन इन एल्वुलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नहीं बच्चा सर। पार्टी अभी हमने डिस्कस किया था कुछ देर पहले कि जब भी H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो इसका मतलब पीएच एसिडिक होगा, और एसिडिक पीएच में ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी कम होती है, तो ये फेवर नहीं करेगा। तो हमारा ऑप्शन 4 नंबर का ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट रहेगा आंसर के हिसाब से। ठीक है, तो उस हिसाब से आंसर 4th आएगा। चलिए नेक्स्ट है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह का क्वेश्चन पहले भी हमने देखा है सर। तो इनहेल्ड एयर इज ह्यूमिडिफाइड, ये तो फंक्शन कंडक्टिंग पार्ट का बिल्कुल बिल्कुल, जो भी एयर हम इनहेल करेंगे उसको उसके अंदर ह्यूमिफिकेशन या ह्यूमिडिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द इनहेल्ड एयर इट इज ब्रॉट टू नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ये भी किया जाता है। प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2, ये नहीं किया जाता बेटा। ठीक है, ये तो एल्वुलाई का काम है सर। बिल्कुल, कंडक्टिंग जोन के अंदर कोई भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता है, तो उस हिसाब से थर्ड ही आंसर आना चाहिए। चौथी भी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं सर। इट क्लियर द इनहेल्ड एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, तो बिल्कुल सही है। जो भी एयर हम इनहेल कर रहे हैं उसके अंदर कोई अगर डस्ट पार्टिकल है तो उसको भी फिल्टर करने का काम कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स जो चैप्टर है Okay. उसमें दिया है कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो उसमें सिलिएटेड सेल्स रहती है, और वो सिलिया इस फॉरेन पार्टिकल्स को फिल्टर करने का काम करती है सर। बिल्कुल, तो उस हिसाब से आंसर आना चाहिए बेटा थर्ड। चलिए नेक्स्ट सर लीजिए। Under normal physiological conditions in human being, every 100 ml of oxygenated blood can deliver dash ml of O2 to the tissues। सर यहाँ पे 5 ml लेके जाता है O2 और 4 ml लेके जाता है CO2, तो यहाँ पे हमारा आंसर 5 ml रहेगा सर। मतलब ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही है सर। बिल्कुल, जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब भी टिश्यू की तरफ जाएगा तो लगभग 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टिश्यू को डिलीवर करेगा बेटा। और जब भी टिश्यू से ब्लड अपने लंग्स की तरफ आएगा तो लगभग 4 ml ऑफ CO2 इट इज डिलीवर्ड टू एल्वुलाई। एल्वुलाई सही है सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू वाइटल कैपेसिटी। देखो बेटा, वाइटल कैपेसिटी पढ़ ले तो ये पढ़ लेते कि वाइटल कैपेसिटी क्या होता है। जब भी हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करेंगे और उसके बाद में फोर्सफुल इंस्पायरेशन करेंगे, तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद में जब भी फोर्सफुल इंस्पायर करने के बाद जितनी अमाउंट ऑफ एयर हम इनहेल करते हैं उसे हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। बिल्कुल सर। तो जैसे मान लो ये, जैसे फॉर एग्जांपल अपने जो लंग्स है इसको एक कॉलम की तरह या डब्बे की तरह इसको हम लेबल करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जैसे टाइडल वॉल्यूम तो आता जाता रहेगा, IRV भी होता है, ERV भी और RV भी होता है।
तो जब भी हम फोर्सफुल एक्सपायर करेंगे तो हम ये जो तीनों की तीनों जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स है, मतलब ईआरवी, आईआरवी और टीवी को या टाइडल वॉल्यूम को हम एक्सपायर आउट करते हैं, और फोर्सफुल इंस्पायरेशन के अंदर हम टीवी, आईआरवी और ईआरवी को लेते हैं। तो इन तीनों को मिला के बनती है बेटा वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। तो वाइटल कैपेसिटी के बारे में सर पहली स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट है। बिल्कुल, इट इंक्लूड ईआरवी, टीवी एंड आईआरवी। देखो वाइटल कैपेसिटी में टीवी, आईआरवी और ईआरवी आएगी, तो उस हिसाब से ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। चलो ये करेक्ट है। सेकंड, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। देखो बेटा, नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद में जो इंस्पिरेशन होता है उसे हम वाइटल कैपेसिटी नहीं कहते। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद में फोर्सफुल इंस्पायरेशन करना होता है, तब जाके वाइटल कैपेसिटी, ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम अपने बॉडी के अंदर आएगा। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन, बराबर है, ये बिल्कुल सही है। बिल्कुल। इट इंक्लूड ईआरवी, आरवी एंड आईआरवी। देखो वाइटल कैपेसिटी के अंदर आरवी नहीं आता है बेटा, तो यहाँ पे आरवी दिया है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। चलो ई स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्स्ड इंस्पायरेशन। फोर्स इंस्पायरेशन के बाद में सर वाइटल कैपेसिटी इंस्पिरेशन को कहा जाता है, ना कि एक्सपायरेशन को, तो उस हिसाब से ये भी गलत है। तो 1 एंड ए एंड सी आर करेक्ट। चलो कौन सा, हाँ यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। ए एंड सी ऑप्शन तो है ही नहीं है, ए और ई। सर इस क्वेश्चन के लिए रुकते हैं, इसको डिलीट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में ऑप्शन का थोड़ा सा गड़बड़ी है। ठीक है, बराबर, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह का क्वेश्चन बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं सर। बिल्कुल। चलिए, तो इस हिसाब से ए और सी ऑप्शन सही होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ लेते बेटा। द पार्शियल प्रेशर इन एमएमएचजी ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वेलाई। देखो एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन और CO2 का प्रेशर पूछा गया है। ठीक है, तो एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 104 एमएमएचजी और CO2 का होता है 40 एमएमएचजी। उस हिसाब से सर आंसर पहला आना चाहिए। बिल्कुल सर, तो आंसर वुड बी द फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो बाकी के ऑप्शन तो मैच ही नहीं होते बेटा। ठीक, चलिए चलो यहाँ पे ऑप्शंस देना भूल गए बेटा, तो चलिए मार्क कर देते एक बार। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, द प्राइमरी साइट ऑफ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इट इज लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लोंगेटा। जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है बेटा, हाइंड ब्रेन का पार्ट, जो हिंड ब्रेन का पार्ट होता है, उसमें आरआरसी करके पार्ट होता है, तो वो प्राइमरी रेगुलेशन करता है, तो वो प्रेजेंट होता है। सर रेगुलेशन में दूसरे भी पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि पांच वेरुलाई भी है। बिल्कुल सर, तो पांच वेरुलाई का जो फंक्शन है सर, वो मॉडरेट करता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो तो यहाँ पे दिया ही नहीं है सर। चलिए, प्राइमरी पूछा गया था। हाँ। चलो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 स्टेटमेंट दिया है बेटा, द थोरेसिक चैम्बर इट इज एनाटॉमिकली एयरटाइट चैम्बर एंड एनी चेंज इन द वॉल्यूम अफेक्ट द लंग वॉल्यूम। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। देखो बेटा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो अपनी थोरेसिक कैविटी जो होती है बेटा, ये एयरटाइट चैम्बर है, इसके अंदर, इसका मतलब कोई एयर यहाँ से लीकेज नहीं हो सकती। ठीक है, और थोरेसिक कैविटी के अंदर जो भी चेंजेस आएगा वही चेंज रिफ्लेक्ट होगा लंग्स के अंदर। तो उस हिसाब से स्टेटमेंट नंबर 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं बेटा कि इन थोरेसिक चैम्बर द थोरेसिक चैम्बर इट इज फॉर्म्ड वेंट्रली बाय वर्टिब्रल कॉलम एंड डॉर्सली बाय स्टर्नम। सर एकदम उल्टा दिया है इन्होंने। वेंट्रली जो है वो हमें स्टर्नम से है और डॉर्सली ये जो है वर्टिब्रल कॉलम से है सर। देखो बेटा, वेंट्रल साइड यानी कि स्टमक की साइड, और वहां पे स्टर्नम होता है, ना कि वर्टिब्रल कॉलम। तो वेंट्रल साइड में होता है बेटा स्टर्नम और डॉर्सल साइड में होता है वर्टिब्रल कॉलम। ये बात ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ठीक उल्टा दिया था, तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। तो ऑप्शन क्या आएगा? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। सो थर्ड नंबर आंसर आएगा बेटा। ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चन है इसको बारीकियों से पढ़ना है और आखिर तक पढ़ना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। देखो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए, हमें फाइंड आउट करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। चलो, इंस्पिरेशन ऑकर व्हेन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर। नहीं ना सर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है
कम वो रहना कम चाहिए। होना चाहिए इंस्पिरेशन करने के लिए। मतलब एटमॉस्फेरिक एयर जो होता है बेटा, एटमॉस्फेरिक एयर से अंदर का जो प्रेशर होता है वो कम होना चाहिए, तभी ना जाके इंस्पिरेशन होगा। इस तरह का ग्रेडियंट रहेगा सर, तो हायर पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट से लोअर पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट की तरफ एयर मूव हो पाएगी सर। बिल्कुल, तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होना चाहिए, बिल्कुल ना सर। कि ज्यादा। तो उस हिसाब से ये पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल लिफ्ट द रिब्स एंड स्टर्नम, बिल्कुल सही है। बिल्कुल। ठीक है, ये हमने डिस्कस पहले भी किया है बेटा। बराबर है सर। रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल लीड टू एक्सपिरेशन, ये भी सही है। ह्यूमन हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 20 to 25 टाइम्स पर मिनट ऑन एन एवरेज। नहीं ना सर, 12 to 16 टाइम ही ब्रीथ करता है, और बिल्कुल। बच्चों में सर 44 टाइम्स ब्रीदिंग रहती है। मतलब बच्चों में ब्रीदिंग की जो रेट है वो ज्यादा रहती है। बिल्कुल, तो ये स्टेटमेंट गलत है बेटा। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो आंसर आना चाहिए सेकंड और थर्ड। क्या ऑप्शन आएगा सर? सेकंड और थर्ड। ऑप्शन नंबर सेकंड शुड बी द आंसर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर, ओके, मिसमैच पेयर आपको फाइंड आउट करना है। रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। रॉन्ग स्टेटमेंट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना है। बराबर सर। इंस्पिरेशन, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इट इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिल्कुल सही। ये स्टेटमेंट तो सही है, अपने को रॉन्ग फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल। एक्सपिरेशन, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इट इज हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब भी एक्सपिरेशन होगा तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर हाई होगा एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर। ये भी सही है स्टेटमेंट। तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? इंक्रीजेस थोरेसिक वॉल्यूम डॉर्सोवेंट्रली। नहीं ना सर, जब भी डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा वो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में होगा, ना कि डॉर्सोवेंट्रली। तो ये गलत है बेटा। गलत है। और थोरेसिक चेंबर एनाटॉमिकली एयरटाइट चेंबर, ये भी सही है। रिपीटेडली यही डिस्कस करते रहे हम सर, तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है रॉन्ग है, मतलब यही हमारा आंसर है सर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर आएगा बेटा। ठीक, चलिए चलो आपको मैच द कॉलम करने, कॉलम 1 और कॉलम 2 पढ़ लेते बेटा। ठीक, चलिए। तो कंडक्टिंग पार्ट क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा, क्लीन करेगा, कंडक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर करेगा। सो ए का आंसर आना चाहिए थर्ड। बराबर सर। चलो एक्सचेंज पार्ट क्या करेगा? एक्सचेंज पार्ट करेगा बेटा, इट इज द एक्चुअल साइट ऑफ O2 एंड CO2 डिफ्यूजन है सर। तो बी का आएगा 1। बराबर। थोरेसिक चेंबर क्या है बेटा? अभी हमने देखा कि इट इज फॉर्म्ड बाय वर्टिब्री, स्टर्नम, रिब्स एंड डायफ्राम। इसका मतलब सी का आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। और प्लूरल फ्लूइड क्या करेगा? फ्रिक्शन को कम करेगा। हाँ, तो SRT में स्टेटमेंट दी है सर ये तो। बिल्कुल। तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है बेटा? ए का थर्ड, बी का 1, सी का सेकंड और डी का फोर्थ। तो उस हिसाब से आंसर फर्स्ट आना चाहिए बेटा, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। चलो, कोई क्वेश्चन छूट ना जाए सर। हाँ, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? ठीक है, करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो टाइडल वॉल्यूम इन अ हेल्दी अडल्ट इट इज अप्रोक्सीमेटली 500 ml, तो बिल्कुल सही है। एक ब्रीदिंग में सर 500 ml रहता है, और एक मिनट में वो 6000 to 8000 के बीच में रहता है। बिल्कुल। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV इट इज ग्रेटर देन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV इट इज ग्रेटर देन, तो ये गलत है सर, क्योंकि IRV की वैल्यू ज्यादा होती है बेटा। इट इज 2500 ml to 3000 ml, और ये 1100 के आसपास होती है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। रेसिडुअल वॉल्यूम कैन नॉट मेजर्ड बाय स्पायरोमेट्री। सर सभी वॉल्यूम तो हम स्पायरोमीटर से ही तो मेजर करते हैं। ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए बेटा, एल्वुलाई आर द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, ये सही है। सही है। तो मतलब सही जो ऑप्शन है सर 1 नंबर का और 4 नंबर का है। तो ऑप्शन कौन सा आएगा सर? तो यहाँ पे चलो बेटा ऑप्शंस मैच नहीं हो रहे, ऑप्शंस में गड़बड़े, कोई ना। आप ध्यान में रखो कि ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 and 4 आर करेक्ट, थर्ड और सेकंड इनकरेक्ट है। ये क्वेश्चन डिलीट करने के बारे में सोचते हैं सर, कोई नहीं, बाद में देखते हैं। ओके, कोई नहीं, नहीं तो बोलता। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में स्टेटमेंट ए दिया है बेटा कि चलिए स्टेटमेंट 1, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी FRC इज इक्वल टू
ARV प्लस RV, बिल्कुल सही है। बिल्कुल। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इज इक्वल टू RV प्लस ARV होता है बेटा, ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट बी दिया है बेटा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड विद मैक्सिमल एफर्ट आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड, यहाँ पे सर इंस्पायर्ड बोल रहा है ना वो, तो एक्सपायर्ड का मतलब ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है बेटा, सो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, आंसर आएगा फर्स्ट। ठीक, चलिए बेटा नेक्स्ट। हाँ, ये तो पक्का एग्जाम में आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जो होता है बेटा, ठीक है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब होता है टीवी और IRV, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बिल्कुल। तो फर्स्ट का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सेकंड। एक आध सेकंड, यहाँ पे एक आध सेकंड तो सर दो जगह पे, मतलब उन दोनों में से ही अपना आंसर है। बिल्कुल। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी FRC जो होती है बेटा, FRC का अभी हमने देखा था कि टीवी प्लस सॉरी FRC का मतलब होता है RV प्लस ARV। तो ये कौन से ऑप्शन में है? ये आएगा फर्स्ट के अंदर, तो बी का आएगा फर्स्ट। चलिए, मतलब आंसर तो अपना निकल गया है सर, फर्स्ट नंबर का ऑप्शन तो निकल गया, तो भी आगे की देखते हैं, मैच कर लेते हैं। सी का 4 आएगा, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बिल्कुल आएगा, बिल्कुल सही सर। तो आंसर आएगा बेटा फर्स्ट। हाँ, चलिए नेक्स्ट। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टिश्यू के अंदर कितना mmHg ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 प्रेजेंट होता है। चलिए बेटा 159 mmHg, ये तो एटमॉस्फेरिक एयर में है सर। ठीक है, चलिए तो एक आंसर आएगा थर्ड। 104 तो लंग्स में रहता है सर, मतलब एल्वुलाई के अंदर आएगा। 95 ऑक्सीजनेटेड ब्लड में और 40 होता है टिश्यू में सर। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? तो ऑप्शन फर्स्ट ही मैच होगा सर। ए का थर्ड है सर, बी का फर्स्ट है, सी का जो है सर वो है सेकंड, और डी का फोर्थ, मतलब फर्स्ट ही। तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा बेटा। ठीक, चलिए चलो क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ लेते हैं। ठीक है, रिगार्डिंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ओके, तो चलो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ ऑक्सीजन रिगार्डिंग द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट है पार्शियल प्रेशर अफेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा सर। सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस बिल्कुल करेगी सर, हमने इसके पहले भी देखा है सर, CO2 जो है उसकी सोलिबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। बिल्कुल, इसके कारण ग्रेडियंट का डिफरेंस भी कम होने के बावजूद भी वो CO2 ज्यादा डिफ्यूज होता है। हाँ। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन भी काम करेगा, बिल्कुल सर। टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करेगा सर। इसका डायरेक्ट तो रोल नहीं है सर, और ऑलवेज इसका जो पार्शियल प्रेशर है एटमॉस्फेयर में लंग्स से ज्यादा ही हाई है सर, तो ये तो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करेगा। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये जो फैक्टर है ये डिफ्यूजन को अफेक्ट करेंगे बेटा, तो आंसर आएगा फर्स्ट। ये नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट, द एल्वुलाई आर लाइन विथ, ये आपको पता होना चाहिए बेटा, ये टिप पे होता है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको याद ही रखना है। एल्वुलाई की जो वॉल होती है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू जो है वो सिंगल लाइन का है, और यानी कि सिंगल लेयर का है सर, और वो डिफ्यूजन बाउंड्री तैयार करता है, तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम यही करेक्ट है सर। बिल्कुल, ये थिन मेम्ब्रेन होता है जिसके कारण डिफ्यूजन आसानी से होता है बेटा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30, प्राइमरी रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इट इज कैरिड आउट बाय। तो ये प्राइमरी कौन करेगा बेटा? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये RRC करता है बेटा, प्राइमरी रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। तो ऑप्शन 4 आंसर आना चाहिए। ठीक, बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, कार्बोनिक अनहाइड्रेज के रिगार्डिंग है। तो कार्बोनिक अनहाइड्रेज जो होता है, अभी हमने डिस्कस किया था कि जो RBC होती है बेटा, रेड ब्लड सेल, इसके अंदर कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम होता है जो कि CO2 प्लस H2O को कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड को बनाएगा। आ रहा है समझ में? H2CO3 को बनाएगा कार्बोनिक एसिड को। तो उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट, ये सर रिएक्शन जो है रिवर्स डायरेक्शन में भी होती है सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये बच्चों ये बात नोट कर लेना। कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन करेगा? बिल्कुल नहीं। ये क्या कर रहा है? कार्बोनिक एसिड बना रहा है। कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ CO2 एंड H2O टू H2CO3 एंड वाइस वर्सा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर आएगा बेटा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। बाइंडिंग ऑफ CO2 टू हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल सर, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो है CO2 के बाइंडिंग को अफेक्ट करेगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 O2 के बाइंडिंग को अफेक्ट करेगा। बिल्कुल, तो ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट सेकंड, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन।
नहीं ना सर। बेटा ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। हाई पार्शियल प्रेशर अगर ऑक्सीजन का होगा तो कार्बोअमीनो हीमोग्लोबिन कम बनेंगे बेटा, ठीक। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर आना चाहिए। सेकंड, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। चलिए, यहाँ पे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व दिया वाला है। द ग्राफ ऑफ परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। देखो, इफ द एक्सपेरिमेंट इट इज रिपीटेड एट हायर टेम्परेचर, तो हायर टेम्परेचर पे जब भी ये बनेगा सर, तो जाहिर सी बात है कर्व जो है राइट साइड को शिफ्ट होगा। बराबर है सर। तो शिफ्ट टू राइट साइड, डिक्रीजिंग द एफिनिटी। तो आंसर आएगा सेकंड। नेक्स्ट पढ़ लेते बेटा। थोरेसिक चेंबर इट इज फॉर्म्ड बाय, थोरेसिक चेंबर बनता है बेटा, आगे जो फ्रंट साइड होती है, वेंट्रल साइड होती है, उसमें होता है स्टर्नम, साइड में रिब्स होते हैं, और डोर्सल साइड पे क्या होता है बेटा, वर्टिब्रल कॉलम, और नीचे होता है डायफ्राम। तो हाँ, यहाँ पे डायग्राम का प्रॉब्लम है सर। चलो डायग्राम कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, और एक चलिए बेटा, देखो वेंट्रल साइड पे क्या आएगा, चलो डोर्सल साइड पे क्या आएगा बेटा, चलो वर्टिब्रल कॉलम कौन से साइड में आएगा, डोर्सल साइड को आएगा सर। स्टर्नम जो है सर वेंट्रल साइड को आएगा, रिब्स यहाँ पे रिब्स तो लैटरल साइड को है सर। ओके, और डायफ्राम होता है लोअर साइड पे। तो बेटा फर्स्ट ही ऑप्शन मैच हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के ऊपर है। यहाँ पे मैच द पेयर कहा गया है सर। टाइडल वॉल्यूम जो है ये है 500 ml सर, और 500 ml के हिसाब से हमारा ए का कौन सा है सर, 3 नंबर का, तो 3 जगह ये तो हमारा ऑप्शन होगा ही नहीं, यह हमारा ऑप्शन नहीं होगा सर। उसके बाद यहाँ पे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की यदि हम बात करते हैं तो वो है 25 to 3000 सर। तो ये बी का जो ऑप्शन है वो रहेगा हमारा बी का ऑप्शन 4, मतलब यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। उसके बाद सी यदि देखते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV, तो ERV की जो वैल्यू है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, वो वैल्यू है हमारी, ओ सर मध्ये यावं सपोर्ट कराया, पुन्हा घेऊ ते क्वेश्चन, पळू नका, दोघांनी सोबत होता कंबाईन। चलो बेटा, ठीक है, मी वाचतो क्वेश्चन, तुम्ही हे करा। क्वेश्चन नंबर 35 लक्षात ठेवा, त्यांना सांगूत ना आपण 17चा होता, 24 होता ना, ठीक। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ लेते हैं। तुम्ही मध्ये मध्ये बोला, मी जिथे अडकळायला लागलो तिथे बोला तुम्ही। देखो ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मैच द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम विद देयर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम, टीवी की वैल्यू तो हमें पता है सर, यहाँ पे जो वैल्यू है टीवी की ये है 500 ml। हाँ 500 ml, बिल्कुल सही सर। दूसरा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV की वैल्यू है सर ये वाली, मतलब 2500 ml to 300 ml, 3000 ml सर। उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है सर उसकी वैल्यू जो है, बिल्कुल एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 1100 से 1200 ml तक। हाँ, और यहाँ पे जो रेसिडुअल वॉल्यूम की वैल्यू है वो 1000 से 1100 के बीच में, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, वही क्वेश्चन है सर जो हमने इस ग्राफ से एक्सप्लेन किया है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे देखो इस ग्राफ में सर RV जो है 1200 है, ERV 1100 है, TV 500 है, और IRV 3000 ml। यहाँ पे सर जो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जो रहती है वो TV प्लस IRV की वैल्यू रहती है, जो वाइटल कैपेसिटी है वो IRV, TV और ERV की वैल्यू रहती है। उसके बाद सर जो FRC है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वो ERV प्लस RV की वैल्यू रहती है, और जो टोटल लंग कैपेसिटी, मतलब हमारे लंग की टोटल कैपेसिटी वो होती है लगभग, वो चारों की एडिशन होती है सर, 6000 ml के आसपास हाँ, होती है। और वो 5800 से 6000 के बीच में होती है, और ये चारों की सर एडिशन होती है, RV, ERV, TV प्लस IRV। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं सर हम कि
RV प्लस VC वाइटल कैपेसिटी, एनसीईआरटी में ये भी लाइन दी हुई है सर। बिल्कुल। बिल्कुल। तो चलिए बेटा मैच करके देखते हैं। टाइडल वॉल्यूम वही 500 ml, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा 2500 ml टू 3000 ml तक। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा लगभग 1100 ml के आसपास, ठीक है। फर्स्ट आंसर होना चाहिए। और रेसिडियल वॉल्यूम जो है बेटा उसका आंसर आना चाहिए लगभग 1100 से 1200 ml तक। तो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा? ये शायद क्वेश्चन नंबर, हाँ वही ना, ओके वही क्वेश्चन देखा है सर। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? फर्स्ट आंसर सर डी का 1 नहीं आएगा, डी का सेकंड होना चाहिए सर। रेसिडियल वॉल्यूम RV 1200 ml, डी का सेकंड होना चाहिए सर। ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर आना चाहिए, डी का सेकंड। ओके हाँ बराबर सर, डी का सेकंड आंसर आना चाहिए बेटा, ठीक क्वेश्चन नाही सर गोंधळ वाल्यावर नाही काय प्रॉब्लेम नाही, हा क्वेश्चन 35 नंबरचा क्वेश्चन परत घेऊ आपण सुरुवातीपासून, ठीक आहे त्यांना सांगू 35 नंबर त्याच्यामध्ये, कारण गोंधळ नको त्याच्यामध्ये। ठीक आहे, हा 35 होता ना, सेमच होता हे जाऊ घेऊता, त्यानंतर ते इधर एक्सप्लेन किया म्हणता, तुम्हीच वाचा मग याला डायरेक्टच इकडे घेऊ की इथं, त्याला काय आधी क्वेश्चन होता नंतर इमीडिएटली घेऊता। हाँ सर, तो ये क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। ओके मैच द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम विद देयर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। ओके, यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम दिया है सर। सर ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहाँ पे हम एक्सप्लेन इस तरह करते हैं इस ग्राफ से सर, बच्चों को इजीली समझ में आएगा सर, इस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे तो। बिल्कुल। देखो बेटा यहाँ पे अलग अलग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और उनकी वैल्यूज दी है यहाँ पे, तो सर प्लीज जरा इनको एक्सप्लेन कीजिए। सर टाइडल वॉल्यूम जो है 500 है, यहाँ पे 500 की ये वैल्यू है सर। तो एक आंसर आएगा बेटा, थर्ड ऑप्शन आएगा, लाइन वहाँ लाइन खींच दो सर। बिल्कुल, चलो एक का थर्ड आएगा। दूसरा जो है सर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है सर यहाँ पे 3000 है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा 3000, ये यहाँ पे है सर। बिल्कुल, सेकंड का आंसर आएगा बेटा फोर्थ। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सर, उसकी वैल्यू है सर यहाँ पे 1100। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा अपना फर्स्ट ऑप्शन, सी का फर्स्ट। और जो आरवी है सर रेसिडुअल वॉल्यूम है, वो है 1200। तो आंसर आएगा डी का सेकंड। तो सर उस हिसाब से आंसर तो थर्ड आना चाहिए, तो थर्ड ही आंसर है बेटा, ठीक है, देखिए ना बिल्कुल। हाँ, तो आंसर आएगा बेटा थर्ड। देखो हर एग्जाम में रेस्पिरेटरी ये जो वॉल्यूम्स है इनकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। लगभग हर एग्जाम में, हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है बेटा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन alveoli इज हायर देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या सर सही है स्टेटमेंट? बिल्कुल सही है। तो दूसरी स्टेटमेंट है gases diffuse from a region of lower partial pressure to region of higher partial pressure। बच्चों ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर, बिल्कुल सही सर। तो रीजन इनकरेक्ट है, सो A is to R is false आएगा सर। हाँ बिल्कुल सर, तो 4 नंबर का एकदम सही है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। गैसेस के ट्रांसपोर्ट के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है सर। सर ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, ये बच्चों के लिए तो छोड़ एक देते बार हैं। हाँ ठीक है सर, बच्चों के लिए बच्चों ने भी कुछ करना चाहिए सर। ठीक है बेटा, ठीक है, हाँ, इस सर। तरीके का क्वेश्चन हमने लिया है, आप एक बार सॉल्व कर लेना। ठीक है सर। यहाँ पे ये क्वेश्चन पढ़ता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस वुड शिफ्ट ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व टू द राइट। सर यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, हम फिर से एक बार एक ग्राफ के जरिए हम स्टडी करते हैं सर। बिल्कुल, यहाँ पे हम ग्राफ देखते हैं सर। ये क्या सर, आप ग्राफ पे एक्सप्लेन करोगे बच्चों को सर? सर आप कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों, जब लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होगा, जब लेसर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा, लो 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट का कॉन्सेंट्रेशन होगा और लो टेम्परेचर होगा, तो कर्व शिफ्ट करेगा लेफ्ट साइड को। और उसके उल्टा यदि यहाँ पे हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव होगा, मतलब pH जो है सर
लो होगा। लो होगा। हाई H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है pH लो। हाँ, हाई टेम्परेचर होगा सर, बिल्कुल। और हाई 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट का कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो हमारा ग्राफ जो है बच्चों किस तरफ शिफ्ट होगा? राइट साइड। राइट साइड को शिफ्ट होगा। बिल्कुल। तो आंसर क्या आएगा सर? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वुड शिफ्ट द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व टू राइट? तो राइट को कब शिफ्ट करेगा? हाई CO2 H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन और हाई टेम्परेचर। तो ऑप्शन फर्स्ट ही आंसर आएगा बिल्कुल सर। सही सर। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। चलो, अस्थमा दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स। तो ए का आएगा सेकंड। एम्फिसेमा एल्वेओलर वॉल डैमेज होती है, और सिलिकोसिस में फाइबरस जो टिश्यू होते हैं उनकी ग्रोथ ज्यादा होती है। इसके हिसाब से कौन सा आंसर आएगा सर? अस्थमा ए का जो है सर सेकंड, बी का 1 और सी का 3rd। तो आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन। राइट सर। चलिए, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ सर। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स। 3 लेयर का है सर। बिल्कुल। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है बेटा मेन एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे 3 लेयर भी हम एक्सप्लेन करते हैं सर उनको। बिल्कुल सर, आप डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन कीजिए। देखो बेटा, 3 जो लेयर होते हैं, ये मान लो एल्वुलाई है, तो एल्वुलाई की जो वॉल होती है वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल की बनी होती है। तो एक लेयर हो गया बेटा। इसके बीच में बेसमेंट लेयर होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है उसको। और यहाँ पे होता है ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल की जो वॉल होती है जिसे हम एंडोथेलियम कहते हैं, ये भी एक लेयर। अरे ब्लड कैपिलरी जो है सर वो भी सिंगल लेयर की है। बिल्कुल। तो स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स ऑफ एल्वुलाई, ये फर्स्ट लेयर, बेसमेंट मेम्ब्रेन सेकंड लेयर, और कैपिलरी की जो वॉल होती है एंडोथेलियम, इस एंडोथेलियम को हम लेबल करेंगे 3rd लेयर। तो ये 3 लेयर। इसके हिसाब से पहली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं सर यहाँ पे। द टोटल थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मच लेस देन 1 मिलीमीटर। ये भी स्टेटमेंट दी है सर एनसीईआरटी में। बिल्कुल। और इसका मतलब दोनों भी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन होगा हमारा सर फर्स्ट आंसर। फर्स्ट। ये बच्चों नोट डाउन करना। क्वेश्चन नंबर 41, अरेंज द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। चलो, सबसे ज्यादा तो सर, चलो पहले सर वैल्यू को एक बार लिख लेते हैं, हाँ, ताकि बच्चों को आसानी हो। एटमॉस्फेरिक एयर में होता है बेटा 159 mmHg सर। ओके। एल्वुलाई में जो है सर, mmHg। एल्वुलाई में जो है 104 है सर। 104 mmHg होता है। ऑक्सीडेटेड ब्लड में सर 95 mmHg है। 95 mmHg, और टिश्यू में होता है 40 mmHg। तो सबसे ज्यादा किस में होगा बेटा? एटमॉस्फेरिक एयर पे। मतलब ABCD यही होगा ना सर? बिल्कुल। तो 3 नंबर का ऑप्शन वही है। राइट। तो ऑप्शन नंबर 3rd आएगा बेटा। चलो, इस तरीके के कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, आपको ये भी प्रैक्टिस करनी है। चलो, क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ते हैं सर। अजर्शन रीजन बेस्ड टाइप का क्वेश्चन है सर ये। यहाँ पे इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, मतलब सर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या सर ये आदर्शन सही है? बिल्कुल सही है। तो रीजन भी पढ़ लेते फिर। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चेंबर इन द डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। तो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में जो डायफ्राम है, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में नहीं सर। ये क्वेश्चन पहले भी हमने लिया था। इज ट्रू और इज फॉल्स आएगा। हाँ, तो इज ट्रू और इज फॉल्स ऑप्शन नंबर एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में चेंज करेगा। बिल्कुल सर। Which of the following equation correctly represent vital capacity? तो vital capacity का हमने लिखा है बेटा, ठीक है। तो वाइटल कैपेसिटी जो है वो ERV TV प्लस IRV की एडिशन है सर। तो ये आंसर आएगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल आएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द आंसर। ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं सर। अजर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। ये अभी डिस्कस किया सर। नहीं ना सर, ये भी डिस्कस हुआ है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। उसी का आंसर है। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 44 लीजिए सर। मैच द कॉलम रिगार्डिंग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में है सर। बिल्कुल। सिग्मॉइड कर्व जो है सर नॉर्मल HbN ऑक्सीजन का कर्व है। तो ए का सेकंड आएगा। बिल्कुल। शिफ्ट टू लेफ्ट कब होगा सर? शिफ्ट टू लेफ्ट सर जब, हाँ सर, लेफ्ट साइड को, मतलब एफिनिटी ज्यादा है। लेफ्ट साइड को मतलब आपकी तरफ सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एफिनिटी जो है ज्यादा है। तो आंसर आएगा फिटल हीमोग्लोबिन के अंदर। शिफ्ट टू राइट, राइट कब शिफ्ट होगा? जब हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ओके, आंसर क्या आएगा? सर सर चुकेला तुम्ही राइट म्हणजे इकडे, लेफ्ट म्हणजे तिकडे। राइट म्हणजे इकडे, लेफ्ट म्हणजे तिकडे। थांबा, क्वेश्चन सिग्मॉइड कर्व जो है नॉर्मल HB शिफ्ट टू लेफ्ट। चला परत घ्या एकदा। हां,
एक क्वेश्चन चल क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ लेते हैं बेटा, 44 पढ़ लेते हैं, सॉरी 44। मैच द कॉलम रिगार्डिंग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। यहाँ पे कॉलम फर्स्ट में शेप और पोजीशन दी है कर्व की, और सेकंड में सर यहाँ पे कंडीशन दी हुई है। तो नॉर्मल कंडीशन में सिग्मोइडल कर्व मिलता है, तो ये का जो है यहाँ पे एक ही जगह करेक्ट है, मतलब हमारा आंसर तो निकल गया है सर। ओके, कौन सा आंसर आएगा सर? बी आंसर आएगा। तो भी दूसरा भी देख लेते हैं। ओके, शिफ्ट टू लेफ्ट, मतलब इस आंसर के हिसाब से तो बी का जो है सर, क्वेश्चन चुकीचा आहे की सर? नाही चुकीचं नाही आहे। सिग्मोइडल कर्व जे आहे नॉर्मलला, शिफ्ट टू लेफ्ट म्हणजे तिकडं हां, कधी होईल? हाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ लो कॉन्सन्ट्रेशन फिटल हेमोग्लोबिन। ऑप्शन कसं टाकलं? ऑप्शन चुकीचा आहे ना, 42 क्वेश्चन काढूनच घ्यायला सांगा। ठीक है सर, ये 42 नंबर का क्वेश्चन निकाल दीजिए प्लीज। रोहित सर कृपा कीजिए, इस क्वेश्चन को हटा दीजिए सर। ठीक है, 44 का ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 45 पढ़ लेते हैं बेटा, कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। चलो, रिसेप्टर एसोसिएटेड विद aortic arches and carotid artery can recognize changes in CO2 and H+ ion concentration। ये सही स्टेटमेंट है बिल्कुल। कीमोसेंसिटिव एरिया, इट इज हाईली सेंसिटिव टू O2 and H+ ions। O2 को सेंसिटिव नहीं होता है बेटा, CO2 को होता है, तो गलत स्टेटमेंट है। तो ये अपना आंसर होना चाहिए। को सेंसिटिव है पर O2 को नहीं है। O2 को नहीं है। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर इन द पॉन्स कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ, ये सही है। और स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा, इट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर, ये भी सही है। तो आंसर आएगा सेकंड, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये मैच द पेयर टाइप का क्वेश्चन है सर। कॉलम पर यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स दिए हैं। तो अर्थवर्म जो होता है वो जनरली बॉडी सरफेस से ओके, अर्थवर्म जो है सर, अर्थवर्म वो क्यूटिकल से मॉइस्ट क्यूटिकल से इंस्पायर करेगा। तो एक आंसर आएगा सेकंड। बिल्कुल, चलिए मार्क कर लेते हैं एक बार। ए का सेकंड, इंसेक्ट ट्रैकियल ट्यूब से करता है। बिल्कुल। ए का आया था सेकंड, बी का आया था फोर्थ, सी का क्या आंसर? सर ऑप्शन तो निकल गया है ना हमारा सर। बिल्कुल। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड गिल्स के और फ्लैटवर्म्स जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पायर करेंगे। तो आंसर आएगा बेटा सेकंड। ये आपको ध्यान में रखना है, इसको याद ही कर लीजिए बेटा। ठीक है, सही रहेगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द हमबर्गर फिनोमेना, चलिए पढ़ लेते हैं। हमबर्गर फिनोमेना को क्लोराइड शिफ्ट भी कहते हैं सर हम। बिल्कुल। देखो बेटा, जब भी CO2 का ट्रांसपोर्ट होगा तो आरबीसी के अंदर CO2 बनेगा, सॉरी CO2 का कन्वर्जन होगा बाय कार्बोनिक एसिड के अंदर, और ये कार्बोनिक एसिड जो है वो डिसोसिएट होगा H+ आयन के अंदर और बाइकार्बोनेट के अंदर। ये आरबीसी में रिएक्शन हो रही है। एग्जैक्टली, ये आरबीसी के अंदर है। लिखते वक्त थोड़ी सी बाहर निकाली, लेकिन आरबीसी के अंदर होती है। तो बाइकार्बोनेट जो है, जो आरबीसी के अंदर बना, वो बाहर प्लाज्मा के अंदर आएगा और उस पे नेगेटिव चार्ज है, वो बाहर आ रहा है। और वो चार्ज बैलेंस करने के लिए Cl- प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर जाना चाहिए, तो ये चार्ज बैलेंस हो पाएगा सर। एग्जैक्टली। तो बाइकार्बोनेट, चलो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ हैमबर्गर्स फिनोमेना व्हिच एंड मूव इनटू द आरबीसी। आरबीसी में मूव कर रहा है। आरबीसी में मूव तो Cl- करेगा, सो आंसर Cl- आएगा। बिल्कुल 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 आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। टू फ्रेंड्स आर ईटिंग टुगेदर एट ए डाइनिंग टेबल। दो बच्चे खाना खा रहे हैं डाइनिंग टेबल पे सर। पार्टी वन ऑफ देम सडनली स्टार्ट्स कफिंग, खांसी आ रही सर बच्चे को। ओके, सॉल्विंग व्हाइल सॉल्विंग सम फूड, कुछ खाते समय प्रॉब्लम हो रहा है उसको, अचानक खा रहा है, गड़बड़ में खा रहा है सर वो। दिस कफिंग वुड हैव बीन ड्यू टू इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ, सर इसका आंसर तो एपिग्लॉटिस होगा, क्योंकि एपिग्लॉटिस की जो मूवमेंट है उसी के कारण सर ये खांसी आ जाएगी। यानी कि यदि एपिग्लॉटिस क्लोज नहीं होगा खाते समय, वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बंद नहीं करेगा, एग्जैक्टली, तो और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही फूट जाएगा। तो एपिग्लॉटिस एकदम सही आंसर है सर। बिल्कुल। कैलकुलेट द फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी फॉर अ पर्सन हैविंग टाइडल वॉल्यूम 500 ml, IRV 3000 ml, ERV 1100 ml एंड रेसिडुअल वॉल्यूम 1200 ml। तो वाइटल कैपेसिटी, सॉरी फंक्शनल रेसिडुअल जो कैपेसिटी होती है, फिर से यहाँ पे ग्राफ पे ही देखते हैं सर। एग्जैक्टली। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी किसका कॉम्बिनेशन होता है बेटा? ERV एंड RV। तो यहाँ पे ERV है 1100 ml और RV है 1200 ml। तो कितना आंसर आना चाहिए सर? एक मिनट सर है, चलिए जस्ट उसको उधर ले लीजिए। ओके, हाँ
हाँ, तो क्या पूछा है सर? कैलकुलेट द फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। FRC इज इक्वल टू ERV प्लस RV। तो यहाँ पे ERV FRC जो है सर 2300 है और RV जो है 1200 है। तो बिल्कुल ERV की वैल्यू सर यहाँ पे वैल्यू भी दी वाली है। ERV की वैल्यू बेटा 1100 ml और प्लस RV की वॉल्यूम यहाँ पे क्वेश्चन में दी है बेटा, RV की वैल्यू दी है बेटा 1200 ml। तो 1100 और 1200 कितने हो गए बेटा? 2300। सर यहाँ पे जो टाइडल वॉल्यूम की जो वैल्यू दी है वो बच्चों को बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए दी है। बिल्कुल। इसका कोई रोल ही नहीं इसमें सर। तो आपको पता होना चाहिए FRC का मतलब होता है ERV प्लस RV। वैल्यू यहाँ पे दी है, सिर्फ आपको एडिशन करना था। ठीक, चलिए ठीक है सर, आगे के क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। ये आजर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है सर, मैं पढ़ लेता हूँ। CO2 बाइंड्स टू हेमोग्लोबिन एट द सेम साइट एज O2। ये तो गलत स्टेटमेंट है सर। एग्जैक्टली। जो O2 है ना सर, बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके एक बार समझ लीजिए सर से। जो O2 है ना वो हिम ग्रुप को अटैच होता है। हीमोग्लोबिन के हेम ग्रुप को अटैच होता है बिल्कुल, ऑक्सीजन, बिल्कुल। और CO2 अटैच होता है बेटा ग्लोबिन को। ग्लोबिन, ये जो प्रोटीन है प्रोटीन को अटैच होता है और उसमें से 93rd नंबर का जो अमाइनो एसिड है सर उसको अटैच होता है। मतलब एक की अटैचमेंट साइट O2 की अटैचमेंट साइट क्या है? हिम। और जो CO2 है उसकी अटैचमेंट साइट है ग्लोबिन। मतलब दोनों की साइट अलग अलग है। ठीक है, तो असर्शन गलत हुआ बेटा। ठीक, जस्ट मिनट। Okay. Next reason, binding of CO2 to hemoglobin effectively reduces the affinity of Hb for O2. CO2 की जो हेमोग्लोबिन को बाइंडिंग है सर वो तो अफेक्ट करती ही है। बिल्कुल, तो असर्शन गलत है, रीजन सही है। सही है, तो आंसर रहेगा सर थर्ड स्टेटमेंट। ओके। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। सर क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। Which of the following statement about conducting part of respiratory system is false? गलत पूछा है सर, गलत कौन सा है? सर ये क्वेश्चन हुआ है अभी, तो भी एक बार बच्चों के लिए पढ़ ही लेते हैं सर, बच्चों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। इट एक्सटेंड फ्रॉम द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियस। ये तो सही है सर। बिल्कुल। इट क्लियर्स द एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। ये भी सही है। इट ह्यूमिडिफाइज द एयर एंड ब्रिंग्स इट टू बॉडी टेम्परेचर। ये भी सही है। मतलब गलत तो ये 4 नंबर का ही है सर। बिल्कुल, तो आंसर आना चाहिए बेटा फोर्थ। ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए सर। रिगार्डिंग द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 को पार्शियल प्रेशर आपको ये करना है बेटा, और सेलेक्ट उसके बारे में करेक्ट ऑप्शन निकालना है। बिल्कुल, तो टिश्यू में कितना होगा? 45, डिऑक्साइडेड ब्लड में 45, तो इक्वली होना चाहिए सर। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है सर, बाकी के तो ऑप्शन गलत दिख रहे हैं सर। एग्जैक्टली। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53। The solubility of CO2 it is 20 to 25 times higher than that of oxygen. ये भी सही स्टेटमेंट है। The amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure it is much higher than that of oxygen. बिल्कुल सर, यहाँ पे solubility के कारण ये ज्यादा डिफ्यूज होता है सर। Exactly. ये तो NCERT में स्टेटमेंट भी है सर। Exactly. CO2 की जो डिफ्यूजन पावर है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ये बात ध्यान रखना। तो आंसर आएगा, स्टेटमेंट सही है ना सर? आंसर फर्स्ट आएगा। ओके सर, और ये लास्ट का क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 54। विच मसल कॉन्ट्रैक्ट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोर्स एक्सपायरेशन? विच मसल कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोर्स एक्सपायरेशन? कोई भी हो सर, एक्सपायरेशन करना है तो कौन सी मसल आएगी सर? पढ़ लेते हैं सर। हाँ, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ये तो एक्सटर्नल जो है सर इंस्पायरेशन के लिए, इंटरनल जो है एक्सपायरेशन के लिए। तो क्या ये आंसर आएगा? डायफ्राम नहीं ना आएगा सर, दोनों भी बोल दिए उन्होंने। तो फर्स्ट नहीं आएगा, सेकंड डायफ्राम ओनली सर। एक्सटर्नल मसल का भी रोल है ना। बिल्कुल। नेक्स्ट, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड एब्डोमिनल मसल। ये एब्डोमिनल मसल्स और इंटरकोस्टल मसल ये अफेक्ट करते हैं सर, पर जो मेन रोल है फोर्स एक्सपायरेशन में, यानी कि ज़्यादा हमें यदि एक्सपायरेशन करता है तो दोनों का भी रोल है सर, इंटरकोस्टल मसल का भी है और एब्डोमिनल मसल्स का। तो उस हिसाब से आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम। नॉर्मल इसमें डायफ्राम का रोल है सर, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल का नहीं है, इंटरनल इंटरकोस्टल का है सर। बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही है सर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके बेटा, चलिए इसी तरीके के नए टॉपिक्स हम आपके लिए लेके आएंगे बेटा, और इसी तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको आचार्य डिजिटल जो चैनल है यूट्यूब का, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और यदि आपको 10th क्लास के ऑनलाइन लेक्चर फ्री में चाहिए, बिल्कुल फ्री में, तो आपको इस QR कोड को स्कैन करना पड़ेगा बच्चों। चलिए ये तो क्लास 10 के लिए हो गया बेटा। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू बच्चों।